चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। बिरूर में रहेंगे आपके साथ। हमारे साथ इस शो में मानस जायसवाल और प्रकाश काबा पिछले शो से बने हुए हैं, साथ ही नीलेश जैन और अरुण कुमार मंत्री भी जुड़ेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम आज थोड़े से लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स की केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया, क्योंकि आज मंगलवार है तो एज ऑलवेज उनसे खास बातचीत होगी। इसके बाद हम बात करेंगे KPIT टेक की CFO प्रिया हार्डिकर से, अच्छे नंबर्स के बाद अच्छी रैली स्टॉक में। और फिर आशीष के पास चलेंगे और जानेंगे बजाज फाइनेंस जो आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे है, इतनी बड़ी गिरावट उसमें क्यों रही, इन सब पर बातचीत होगी। इससे पहले एक नज़र मार्केट पर। मार्केट अभी भी डीलों के करीबी है। थोड़ा सा निफ्टी ने आज खुलते ही 20 डेमा को रिजेक्ट किया और वो 25,600 से 25,650 के जोन से एकदम रिजेक्शन आया। और आज थोड़ा सेंटीमेंट ख़राब किया B2 ने, यानी कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। ये दोनों स्टॉक्स, हालांकि फिनसर्व के नंबर्स अभी नहीं आए हैं लेकिन फाइनेंस के आ गए हैं, 7% नीचे है वो। फिनसर्व के आज आने नंबर्स, लेकिन वो होल्डिंग कंपनी भी है बजाज फाइनेंस की, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। इसके अलावा अगर आप निफ्टी की बात करें तो थोड़ा सा प्रेशर इसके अलावा टाटा मोटर्स 1.5% नीचे, श्रीराम फाइनेंस 1.5% नीचे, ONGC नंबर्स के बाद गिरता हुआ टाइटन, यहाँ पर आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप देखें विनिंग साइड पर तो BEL 1.5% ऊपर। डिफेंस में अच्छी बाइंग है आज, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 1.5% ऊपर है। भारतीय एयरटेल जो आज हमारा सुबह स्पॉटलाइट शेयर भी था, अब वो डे हाई पर आ गया है। वीक मार्केट में भी अच्छा करता हुआ करीब 1% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इंटरग्लोब एविएशन और इटर्नल, यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी बाइंग दिखाई देगी। FNO स्टॉक्स में ब्रिटानिया 5.5% नीचे, हुडको 3.5% नीचे, आदित्य बिरला कैपिटल 2.5% नीचे, क्रॉम्पटन, यूनियन बैंक, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर प्रेशर है। और अपसाइड में आज का स्टॉक ऑफ द डे वोडाफोन आइडिया 6% ऊपर अप। इसके अलावा सिंजीन, इंडसइंड बैंक, परसिस्टेंट, और सिंजीन और परसिस्टेंट उस चैनल पर कॉल्स भी ली गई थी आज सुबह। यहाँ पर मोमेंटम ठीक ठाक दिखाई देगा। वीरू जी, तो ये थी, अगर आप देखें, छोटी सी समरी आपने सुनी अभी। और अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में हमारे साथ मानस जी, प्रकाश का बस दोनों मौजूद होंगे। बाकी फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके नीलेश जैन और अरुण कुमार मंत्री साहब मौजूद हैं। आप सभी को नमस्कार। अरुण जी, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग सर। देखिए, दोनों मुझे लग रहा है मार्केट ओवरऑल वोलेटाइल है, पर बायस पॉजिटिव रखना चाहिए। तो पहला स्टॉक परसिस्टेंट ही रहेगा। परसिस्टेंट में 6000 के ऊपर काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो 5940 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाई करने की सलाह है। 6123 वहां तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है परसिस्टेंट में आने चाहिए। ओवरऑल मूव पॉजिटिव है, तो परसिस्टेंट को आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक अगेन मेरा नेस्ले रहेगा। 1242 के स्टॉप लॉस के साथ नेस्ले को बाई करने की सलाह है। 1265 के आसपास चल रहा है। स्टॉक में मूव साइडवेज है, पर एक ब्रेकआउट के संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो 1320 का टारगेट रहेगा और 1242 का स्टॉप लॉस है। ओके, नेस्ले आपका एक 1264 पे बाय कॉल है। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, दोनों खरीदारी वाले स्टॉक रडार पर आए हैं। सबसे पहले MCX ये पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार एक सीरीज ऑफ हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है और आज के सेशन में लगभग 3% का OI का इजाफा भी हुआ है। तो एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप के इंडिकेशन मिल रहे हैं। एक फॉलोअप मूव हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 9850 से लेके हो सकता है यहाँ पे 10,000 तक के भी लेवल हमें शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखने को मिल जाए। 9480 का स्टॉप लॉस रखना होगा, 9480 का स्टॉप लॉस होगा, 9850 एंड 10,000 के अपसाइड में टारगेट होंगे। वही जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है भारती एयरटेल। एक शार्प करेक्शन हमने पिछले सप्ताह इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखा था, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो एक फॉलोअप मूव इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल सकता है, जो एक गैप को फिल कर सकता है। ऊपरी सर पर 2100 तक की अपसाइड हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 2020 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 2100 के टारगेट के लिए भारती एयरटेल को लॉन्ग करने की सलाह होगी। ओके, भारतीय एयरटेल 2046 पे आपका बाय कॉल। प्रकाश सर, आपके दो ट्रेड्स। फर्स्ट स्टॉक रहेगा मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक इंडसइंड बैंक। ट्रेड करें करीब 817 के आसपास, स्टॉप लगाना चाहिए। जहां पर ब्रेकआउट मिला है वो करीब है 808 में, करीब 7 रुपए का स्टॉप है, 9 रुपए का। मेरे ख्याल से इसका टारगेट है 830। वो सही रहेगा। टारगेट 830 पॉसिबल है, लेकिन ये ऐसी जोन पर है, आते दिनों में और भी हाई जोन देखेंगे। अगेन डिस्क्लेमर, मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक। सेकंड स्टॉक जो पसंद है मुझे वो है BEL। अभी तो निकला है बाहर, ट्रेड करा है 423 के आसपास, स्टॉप लगाएंगे 420, 3 रुपए का स्टॉप है। मेरे ख्याल से टारगेट होगा 430 का BEL।
ओके, BEL यहाँ पर भी एक ट्रेड। मानस जी बताइए आपकी ट्रेड्स इस समय की। तो देखिए, पहले तो टोरेंट फार्मा भी खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर कल भी हमने एक बढ़िया मूव देखा था। कल यहाँ पर मैंने रिकमेंडेशन भी दिया था, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि टोरेंट फार्मा नेक्स्ट मूव के लिए तैयार है। 3794 के स्टॉप लॉस से 3950 3950 तक के टारगेट्स पॉसिबल है टोरेंट फार्मा में, तो यहाँ पर खरीदारी करनी है। दूसरा स्टॉक नैल्को का है, नेशनल मीनियम का है, यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी। कल हमने ब्रेकआउट देखा, आज रैली वापस देखने को मिल रही है। यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस आपको 257 के लगाने हैं और टारगेट आपको 268 के सेट करने हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि उनकी इस समय बाजार पर क्या रणनीति है। सुशील जी गुड मॉर्निंग। पहले ये बजाज ग्रुप स्टॉक से शुरुआत करते हैं। बजाज फाइनेंस और फिनसर्व चार्ट्स क्या कह रहे हैं यहाँ पर आज के बड़े एक्सीडेंट के बाद? तो चार्ट्स ने सब कुछ बोल दिया। जोर का बड़ा ब्रेकडाउन आ गया। पीसीआर से अनुरोध है मेरी स्क्रीन को साझा करें। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो देखिए, काफी टाइम से हमारी बजाज फाइनेंस में बात हो रही थी कि सिग्नल आएगा तो हम शॉर्ट करेंगे। वो सिग्नल लास्ट 2 दिन से आके बैठा था। कल रात को भी मेरी बहुत गहरी बहस हुई किसी बड़े निवेशक के साथ। उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। अभी वो मुस्कुरा रहे होंगे। हम बोला देखो, टॉप पे हर चीज अच्छी लगती है, सिग्नल बहुत खराब है। तो आज साथ में वो समाचार भी आ गया। अब देखो, बार बार चार्ट्स बदल सकते हैं, वो असंभव नहीं है। बट अभी तक का जो चित्र मेरी स्क्रीन से प्रक्षेपित हो रहा है, हमने अपने निवेशकों को ये समझाया हुआ है कि हम बजाज फाइनेंस की शॉर्ट को हो सकता है 600 रुपए तक सस्टेन कर जाए। ये अब एक सस्टेन्ड डिक्लाइन के फेज में है। पॉपुलर जब होता है एक स्टॉक, मतलब हाईएस्ट भाव कब आता है? जब स्टॉक मोस्ट पॉपुलर हो। और लोएस्ट भाव कब आता है? जब स्टॉक मोस्ट अनपॉपुलर हो। तो आज जितनी ये बात हास्यास्पद या विवादास्पद लग रही है, अगर 600 का भाव आ गया और वहां हमने फिर फोरकास्ट निकाली कि ये 1200 हो जाएगा, तो आज की इस वार्ता को मैं आशा करता हूं आपके दर्शक याद रखेंगे। विवाद और पैसा बनाना 2 अलग अलग चीजें। जिन्हें पैसे बनाने वो विवाद में नहीं पड़ते। ओके, बिल्कुल। खैर ये बात तो है, आपका बजाज पिछली बार भी नेगेटिव व्यू था बजाज फाइनेंस पर। तो ये जो बजाज फाइनेंस की लीडरशिप में कोई और एनबीएफसी स्टॉक भी हैं जो आपको लग रहा है कि यहाँ पर भी थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है? चार्टिकली कोई और स्टॉक जो वीक लग रहा हो? देखिए, एल&टी फाइनेंस को लास्ट 2 दिन में भयंकर शॉर्ट स्क्वीज दे दी गई। या बीच में वो आपके चोलामंडलम हो, श्रीराम फाइनेंस हो, ये सारे फ्रेंजी के एंड पे है। और जब ये रिवर्स करेंगे तो इन सब में भी एक एक करके शॉर्ट ट्रेड बनेगा। मुथूट मन्नापुरम की फंडामेंटल थीसिस क्रैक हो गई। अनअबेटेड बुल मार्केट इन गोल्ड। एक बार गोल्ड का अपट्रेंड खत्म हो गया, अगर गोल्ड में बड़ा स्लाइड बन गया तो सब में इतने मार्जिन कॉल आएंगे, इनकी लोन बुक श्रिंक हो जाएगी और प्रॉफिट कोलैप्स हो जाएगा। हो सकता है कोलैटरल डैमेज भी आए। तो वो फंडामेंटल स्टोरी के अलावा मुथूट मन्नापुरम की चार्ट्स एक्सट्रीम ओवरस्ट्रेच पे है। 50% अगर इनके भाव निकल जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और ट्रेडिंग करने में ना, वो भगवान की तरह पत्थर की लकीर पे बात नहीं लिखी जाती। बाजार के साथ साथ रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। स्टॉप लॉसेस को, पोजीशन साइज को एडजस्ट करना पड़ता है। मैंने आपसे पिछले मंगलवार को भी कहा था अनुज, नॉन बैंक फाइनेंशियल स्पेस में इंश्योरेंस के अपार्ट सिर्फ एकमात्र एनबीएफसी ऐसी जिसे हम लेके बैठे हैं और पकड़ के बैठेंगे 30 से 35% इजाफे के लिए, वो है जियो फिनसर्व, जियो फिनांस। और उसके सिवा हमने 100 रुपए के भी कोई भी एनबीएफसी के स्टॉक्स को नहीं लेना है। और टाइम टू टाइम जब जब सिग्नल मिलेंगे शॉर्ट करेंगे। इनकी साइकिल पूरी हो चुकी है। और सेम पिक्चर पीएसयू बैंक्स में भी कि एक बार प्राइसिंग का साइकिल, स्टॉक के प्राइसिंग का साइकिल पूरा हो गया और इनमें भी 25 से 30% का करेक्शन बनेगा, निफ्टी चाहे जो कुछ भी करे। अच्छा, वैसे आज खुश तो काफ़ी होंगे आप। वोडाफोन आइडिया वापस 10 रुपये के ऊपर आ गया। आपने थोड़ा सा एक कॉन्ट्रा व्यू लिया था 7 रुपये पर। जो इनके पास 11 से फंसा हुआ है माल, वो बेचे क्या या फिर उनका भाव आएगा? हाथ जोड़ के एक नम्र निवेदन है अनुज, ये शेयर बाजार है, महालक्ष्मी जी का अवतार। और महालक्ष्मी जी की कृपा किस तरफ होगी, बस हमारा काम उसको ही पकड़ना है। कितने बजे महालक्ष्मी जी कृपा करेगी, कितनी सारी करेगी, इतनी बारीक डिटेल्स में जाने वाले आदमी के सौदे बिगड़ जाते हैं। वोडाफोन आइडिया निफ्टी नहीं है कि हम इसकी माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस और माइक्रोस्कोपिक ट्रेडिंग करें। इनफैक्ट इतनी ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी न्यूज फ्लो बार बार दोनों तरफ से आती है कि हमने जो इरादा बनाया है हम उस पर अडिग रहेंगे।
हमको वोडाफोन आइडिया पे ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है, जो है उसको पकड़ के बैठेंगे। और अगर अगर कृपा हो गई, 18-20 का भाव आ गया, उस वक्त चाहे जितनी बड़ी रोजी फंडामेंटल का पिक्चर आएगा, कम से कम आधा माल बेच देंगे। क्योंकि अगर हम दृढ़ नहीं रहेंगे, इतनी ज्यादा न्यूज पे वॉलेटिलिटी, इतनी ज्यादा फंडामेंटल वॉलेटिलिटी, और वो भी प्राइस के साथ रिफ्लेक्ट हो रही है, मेरे बस का तो नहीं है यहाँ इतना होशियार बनना। तो मैं बिल्कुल सिंपल काम करूंगा, मैं वोडाफोन को पकड़ के बैठूंगा। एक सेक्टर जहां आज अच्छे मूव्स आ रहे हैं वो है डिफेंस। यहाँ पर आपका कोई व्यू है क्या, कोई स्टॉक्स जो आपको अच्छे लग रहे हो डिफेंस बास्केट में? 2-2.5 महीने पहले से हम लगातार डिफेंस के अंदर में कंटिन्यूअस तेजी में हैं, और जितने भी डिफेंस के चर्चित नाम हैं, उन सब ने बीच में मिलके हमारे साथ ये एक झंझट सा खड़ा कर दिया, किसको लें किसको न लें, सारे ही ठीक है, जिसको जो समझ में पसंद आ जाए वो लेता जाए। भयंकर गवर्नमेंट स्पेंडिंग आनी चाहिए। वो जियो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर देख लो, हमारा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर देख लो, इको पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर देख लो, और उसी तर्ज पे हमने रेलवेज के भी ज्यादातर स्टॉक्स पे तेजी बनाई हुई कि रेलवेज का डिफेंस का एक बास्केट बनवा के हमारे इन्वेस्टर्स का छोड़ दिया। और ट्रेडिंग करने के चक्कर में ना अनुज, इनमें वॉलेटिलिटी बहुत है इन स्टॉक्स में, और वो वॉलेटिलिटी ही इनको उतनी आसमान की ऊंचाई तक लेके जाएगा। रोज का रोज इतना फ्लक्चुएट करेंगे तो वीकली फ्लक्चुएशन फिर उसका स्क्वायर रूट होगा 7 दिन का, 6 दिन का। तो ज्यादा फ्लक्चुएशन की वजह से ये ज्यादा भागेंगे। यहाँ पे भी ट्रेडिंग करने का मन नहीं है, पकड़ के बैठेंगे, जो डिफेंस का स्टॉक ठीक लगे वो लेके बैठ जाओ। ओके, आईटी पर क्या व्यू है? अब आज थोड़ा सा आईटी भी चल रहा है और थोड़ा सा यूएस के साथ ट्रेड डील की भी बात हो रही है, तो थोड़ा सेंटिमेंटली पॉजिटिव होता है वो नॉर्मली। यहाँ क्या व्यू रहेगा और स्टॉक्स को अच्छे लग रहे हो आपको यहाँ पर? देखिए, आईटी में लॉन्ग टर्म व्यू जो है उसको रोज की ट्रेड डील से फर्क नहीं, साइक्लिकल इनका करेक्शन कंप्लीट हो गया 2-2.5 साल का। तो लॉन्ग टर्म व्यू के अंदर, लॉन्ग टर्म का मतलब 1.5 साल करीब, एचसीएल, टेक और टेक महिंद्रा हमें लगता है 2.5 से 3 गुना हो जाएंगे। इन्फोसिस जैसे 1900-2000 पे हमारे मुंह से निकल गया था 1200 हो जाएगा, 100 रुपया और बढ़ा तो बोले इसको तो फांसी पे लटका दो। वो 1200-1300 वाला मेरे को वापस 2000 रुपए का भाव लग रहा है। क्या पता होली के पहले पहले हो जाए। आप रिपब्लिक डे तक तो मेरी फिर से टांग खींच दोगे, इस साल वाला कि अगले साल वाला, मैं होली बोलूंगा। तो इन्फोसिस शॉर्ट रन में स्पर्ट अप करेगा। टीसीएस भी कुछ 3700-3800 का भाव हो जाए खाली ट्रेडिंग होराइजन पे, और 2 साल के पर्सपेक्टिव में 4500 लगता है। तो विप्रो थोड़ा सा अजीब सी चाल है। तो आईटी के अंदर में भी एक कोफोर्ज की चार्ट जिसपे हमें थोड़ा संशय बना रहता है चार्ट के ढांचे के कारण, उसको अगर आप छोड़ दो, कल केन्स टेक्नोलॉजी में बाई आ गया, छोटे वाले स्टॉक्स ज्यादा बढ़ेंगे। तो आईटी का ट्रेड डील हो जाएगा। उसके बाद क्या, ट्रेड डील के बाद ये डबल कैसे होंगे? तो मेरी बिगर बेट और बिगर थीसिस ये है, जो रॉन्ग राइट आगे वक्त बताएगा, कि एक अनहोनी घटना संसार में होने वाली है। डॉलर इंडेक्स और यूएस के इंटरेस्ट रेट्स पूरी की पूरी यील्ड कर्व ऊपर की तरफ भागेंगे दोनों। इनिशियल नीजर रिएक्शन आएगा कि ओवर हीटिंग हो रही है, करेक्शन आना चाहिए। तो 1980 की चार्ट्स खोलिए, डॉलर इंडेक्स और इंटरेस्ट रेट्स दोनों ऊपर जाएंगे, तो जो यूएस डेट का रोल ओवर होना है, 20% बॉन्ड की वैल्यू घट जाएगी और डॉलर ऊपर भागेगा। संसार की बिगेस्ट फ्लाइट ऑफ कैपिटल इनटू यूएस एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एवर यूएस इकोनॉमी का रिवाइवल आ गया। तो उसके लिए आईटी के स्टॉक्स एक नो ब्रेनर बेट है, और वो ज्यादा बड़ी घटना होगी। ट्रेड डील को तो होना ही है। जितना गला ट्रंप ने बाकी दुनिया का घोटा हुआ, उतना अमेरिका का भी घुट रहा है। सबके गले खुलेंगे, और अब तो बोल ही दिया कुछ ही दिनों में हम करेंगे। तो ट्रेड डील इज ए minor relief. The bigger thesis is US economic strength will become unprecedented, और उसके लिए इंडिया में उसका प्रॉक्सी प्ले है कि आईटी के सारे स्टॉक्स में सुपरलेटिव आउट परफॉर्मेंस आएगा। ये हमारी थीसिस है। थीसिस रॉन्ग राइट क्या होगी वो भाव से हम एडजस्ट करते जाएंगे। ओके, अच्छा चलिए, फिर अब स्टॉक्स पर आते हैं। आज आपने स्टॉक लिस्ट अब तक बताई नहीं अपनी, कहाँ फायर करेंगे अब आप, लॉन्ग या शॉर्ट? देखो अनुज, ऐसा है, स्टॉक्स तो उतने ही हैं जितने हैं, और उसमें से हम 250 की लिस्ट बना के तेजी करके बैठे हुए हैं। तो टाइम टू टाइम जब जब किसी किसी में थोड़ा करेक्शन हो लेगा या ब्रेकआउट आ जाएगा, तो घोड़े तो वही हैं, घूम फिर के दांव बार बार अलग अलग लगेगा। तो कल एक पारादीप फॉस्फेट्स नया स्टॉक आपके साथ जो डिस्कस अभी तक नहीं हुआ, उसमें कल एक बड़ा बाई आ गया कि 60-70% की अपमूव आ जाएगी। और अगर मैं और कैश के स्टॉक्स में आप कुछ नाम ऐड करवाना चाहो, एमओआईएल पे जो हम काफी टाइम से बुलिश हैं, 2-2.5 महीने की इसकी
करेक्शन हो ली। अब ये अगले पड़ाव के लिए 60-70% और बढ़ने के लिए यहाँ से कल इसमें ट्रिगर आ गया। केन्स टेक्नोलॉजी में ट्रिगर आ गए तो फ्यूचर्स में भी ये 60-70% बढ़ जाएगा। और जो ये जो शॉर्ट स्क्वीज की जो चाल आ गई कल नाइका में, या ये टाइम टू टाइम जो शॉर्ट स्क्वीजेस आएंगे तो एक एक करके अब जैसे इटर्नल रिजल्ट्स अच्छे ही थे उसके, जिस तरह की ये कंपनियां उस हिसाब से लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे थे और उस दिन टॉप हो गया। कितना घट गया? 70 रुपया घट गया ऊपर से। तो लॉन्ग्स में और शॉर्ट्स में जो लिस्ट हैं वो वही हैं। सिग्नल्स बीच बीच में टाइम टू टाइम थोड़ा पड़ाव और आराम लेने के बाद नए आ जाएंगे। तो अपनी जैसे बात हुई थी कि एक एक करके फर्टिलाइजर के स्टॉक्स में अब तेजी का मुंह खुलना शुरू हो जाएगा। पारादीप फॉस्फेट्स ने शुरुआत की है। केमिकल्स के स्टॉक्स के अंदर में अगर अतुल में बाई आ गया, भेल अपनी बात हुई थी ट्रेडिंग के लिए 265 तक के गोल से ले लो, उसके बाद भी स्पार्ट अप कर रहा है। और उससे पहले भेल में 3 सप्ताह पहले बात हुई थी, पकड़ के जो बैठेगा वो 450 के भाव तक राइड कर लेगा। तो अलग-अलग स्टॉक्स अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग काम कर रहे हैं। एसजीवन के अंदर में 50% अप मूव की चाल आ गई। बजाज कंज्यूमर में हमने आपसे 4-5 महीने पहले 60-65% का दांव लगाया था, वो कंप्लीट हो गया। अब हम टेक प्रॉफिट कर लेंगे। अगर टाटा कंज्यूमर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने के बावजूद भी चार्ट अभी भी नरम है, 7-8% और घटेगा तब हम देखेंगे। तो कैमलिन फाइन साइंसेस के अंदर में 3 बैगर की वापस से चाल आएगी। 2 साल पहले हमने 3 बैगर का दांव लिया, वो खाया निकल गए, सब्सटैंशियल करेक्शन हो गया। अब वापस से कैमलिन फाइन साइंसेस में 3 बैगर की नई चाल शुरू हो गई है। तो अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग स्टॉक्स अपनी फायरिंग करते रहेंगे। अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग स्टॉक्स जिनके साइक्लिकल डिग्री टॉप बन रहे, जैसे बजाज ट्विंस, वो नीचे आते रहेंगे। ये स्टॉक पिकर्स डिलाइट है, स्टॉक पिकर्स मार्केट है। चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज इतने सब स्टॉक्स, मार्केट, इंडेक्स सब पर बात करने के लिए। और अगले मंगलवार आपसे फिर बातचीत होगी। थैंक यू सो मच। केपीआईटी के नंबर्स की बात करते हैं। थोड़े नंबर फीके रहे हैं यहाँ पर, ख़ास तौर से जो सीक्वेंशियल नंबर्स को अगर आप देखें, सिर्फ 0.3%, जिसमें से भी केयरसॉफ्ट एक्विजिशन का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। हमारे साथ केपीआईटी टेक की सीएफओ प्रिया हार्डिकर मौजूद हैं। प्रिया जी, गुड मॉर्निंग। तो केयरसॉफ्ट के एक्विजिशन ने करीब 2.5% कंट्रीब्यूट किया, तो इसका मतलब ऑर्गेनिक रेवेन्यू अगर आपका देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्चुअली गिरा 2.3%। ऐसा क्यों रहा? ऑर्गेनिक वीकनेस क्यों रही आपके बिजनेस में? दो तीन वजह है उसकी। पहली वजह, जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं कि हमारे क्लाइंट्स का रीप्रायोरिटाइजेशन हो रहा है स्पेंड के लिए। हमारी कोई भी डील हाथ से गई नहीं है। इनफैक्ट हमारा जो पाइपलाइन है वो बढ़ता गया है। अभी हमने एक ऑर्डर बुक का डिक्लेरेशन भी किया है कि 232 मिलियन की टीसीबी मजबूत हुई है। बट उसी टाइम हमारा 2-3 जो प्रोजेक्ट्स है और 2-3 जो प्रोग्राम है, वहाँ पे क्लाइंट्स ने उनका स्पेंड रीप्रायोरिटाइज किया है। जैसे मिडलवेयर हो या ईवी हो, उनका स्पेंड उन्होंने थोड़ा डिले किया है। इसी वजह से हमारा एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है वो थोड़ा इस क्वार्टर में भी थोड़ा घट चुका है। बट अगर हम आगे की बात करें तो क्लाइंट्स में एक तरह का आत्मविश्वास और निश्चितता दिख रही है, खास करके ये टैरिफ और ट्रेड डील। आई मीन, मेरे पहले जो वक्ता थे उन्होंने भी यही कहा कि ट्रेड डील हो जाएगा, तो इसी वजह से उनका भी एक आत्मविश्वास है। केपीआईटी के साथ वो जुड़े रहेंगे। हमारे क्लाइंट्स के साथ भी हमारी बहुत ही अच्छी बातचीत हो रही है। और इसी तरह से, और ये ऑर्डर बुक को लेकर हमें उम्मीद है कि H2 मतलब अक्टूबर से मार्च तक हमारे H1 से बहुत ही बेहतर होगा। एक आशादायक हमारा दृष्टिकोण है कि एग्जिट रेट भी हमारा रेवेन्यू का, एक ऑर्गेनिक रेवेन्यू का भी अच्छा रहेगा। और हम एक ग्रोथ के मोमेंटम में अगले साल के लिए बाकायदा बरकरार रहेंगे। अच्छा प्रिया जी, जो आप बात कह रही हैं कि ट्रेड डील थ्रू हो तो चीज़ें थोड़ा सा अच्छा होंगी, एज यू आर सेइंग दैट H2 इज लाइकली टू बी बेटर फ्रॉम वर्सेस H1, की ग्रोथ ड्राइवर्स क्या होंगे? कौन कौन सा अगर आप देखें वर्टिकल डिलीवर कर सकता है? और थोड़ा सा और एक पिक्चर रिगार्डिंग आई थिंक जो डील कन्वर्जन है सेकेंड हाफ में, उस पर थोड़ा सा आपका चाहूँगा मैं। हम दो चीज़ों पे हमारा आत्मविश्वास है। एक तो सॉल्यूशनिंग और फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स, इसके ऊपर का बदलाव जो हम लोग ला रहे हैं। हम लोग कॉन्शियसली वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स सॉल्यूशनिंग दैन मोर देन सर्विसेज। उसी तरह के क्लाइंट का एक आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है और ये कॉन्शियस हमारे शिफ्ट की वजह से हमारा प्रॉफिटेबिलिटी में भी
बड़ा बढ़ोतरी आ चुकी है। आप देखेंगे तो ये 21वां क्वार्टर है कि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी EBITDA मार्जिन्स हैव इंक्रीज्ड। और दूसरा एक जो है कि AI इन्फ्यूज्ड मोबिलिटी जहाँ हम बात कर रहे हैं, उसी की सॉल्यूशंस हम हमारे क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं। उसे के डोमेन स्पेसिफिक जो निरंतर निवेश होगा वो हम करते रहेंगे। और एक हमने बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट्स की है। आप अगर देखेंगे एक हेल्म करके कंपनी है कैलिफोर्निया में, उसका ऑटोनोमस ड्राइविंग सॉल्यूशन में हमने इन्वेस्ट किया है, तो उसके हम साथ अच्छे जुड़े होंगे। साइबर सिक्योरिटी पे हमारा एक विशेष ध्यान है और नई समझदारियाँ होंगी तो नए निवेश भी होंगे। बट फंडामेंटली हम लोग सॉल्यूशनिंग माइंडसेट के ऊपर जा रहे हैं, सॉल्यूशनिंग ऑफरिंग के तरफ जा रहे हैं, जो क्लाइंट को भी उसके तरफ बहुत ही अच्छा आशादायक रिजल्ट्स लग रहे हैं। अब केयरसॉफ्ट की बात करते हैं। ये आपके लिए एक चाइना का एंट्री पॉइंट था, जो कि वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट अडॉप्टर रहा है नेक्स्ट जेन ऑटोमोटिव टेक के लिए। चाइना मार्केट में कैसा आपका अब विजिबिलिटी है और इसको आप कितना बड़ा ट्रिगर मानती हैं अपनी कंपनी के लिए? चाइना का यस डेफिनेटली, चाइना में भी शुरुआती से सफलता के संकेत अभी हमें आ रहे हैं। हमने पिछले 6-8 महीनों से वहाँ की टीम बहुत ही एक मजबूत कर दी है। हमने बहुत ही अच्छे लोग, टेक्निकली सोफिस्टिकेटेड लोग का हायरिंग हुआ है हमारे लिए। और चाइना और इंडिया बोथ, भारत और चीन में भी हमारे लिए फोकस होगा। तो यूरोप के बराबर दक्षिण पूर्व एशिया, जिसके हम बात करेंगे, चाइना हो या भारत हो, उसके ऊपर भी हमारा बहुत ही फोकस होगा। और आप अगर H2 में आप देखेंगे दैट उसका कंट्रीब्यूशन टू आवर टोटल रेवेन्यू विल आल्सो इंक्रीज। ऑल राइट, प्रिया जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए। KPIT टेक थोड़ा सा आज स्टॉक का सॉफ्ट है, लेकिन अब बात करते हैं आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे की। बजाज फाइनेंस, आज सुबह हम बात कर रहे थे, इसको रेड में भी लिया था हमने। क्या मार्केट को पसंद नहीं आया, ये आशीष से जानते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी नतीजों के बाद, 7% का बड़ा कट यहाँ पर देखने को मिलेगा। कारण ये कि नतीजों में कुछ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। सबसे पहले अगर आप देखें तो जो AUM ग्रोथ की गाइडेंस, जो कि पहले 24 से 25% थी, अब इसे घटाकर 22 से 23% कर दिया। इसके अलावा अगर आप देखें तो मैनेजमेंट ये भी कह रहा है कि आगे जाके क्रेडिट कॉस्ट जो है थोड़ा सा एलिवेटेड देखने को मिलेगा, खासतौर पर अगर आप देखें तो 2 व्हीलर 3 व्हीलर और MSME पोर्टफोलियोज़ में। साथ में अगर आप देखें तो ये ऐसा कह रहे हैं कि आगे जाके जो निम्स हैं ये स्टेबल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक्सपांशन जो है काफ़ी लिमिटेड रहेगा। इसके पीछे कारण ये कि अगर ब्याज दरें यहाँ से घटती भी हैं और इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स रिड्यूस भी होता है तो ऐसे ग्राहकों को पास ऑन करेंगे। तो निम्स में कोई बड़ी बढ़त की यहाँ पर उम्मीद नहीं लगाई जा रही है। साथ में अगर आप देखें तो जो MSME का डिसबर्समेंट है, अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो, यहाँ पर अगर आप देखें तो एक गिरावट जो है मॉडरेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 10 से लेकर 12% का मॉडरेशन इस वित्त वर्ष में ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। साथ में अगर आप देखें तो इस नतीजों की हाईलाइट में ये भी रहा कि असेट क्वालिटी अगर आप देखें तो थोड़ी सी सीक्वेंशियल तौर पर डिटोरिएट हुई है। अगर आप प्रीवियस क्वार्टर से देखें तो जो GNPAs हैं ये 18 बेसिस पॉइंट बढ़े। लेकिन देखिए कमेंट्री थोड़ी सी नेगेटिव साइड पर देखने को मिली, इंटरनल्स थोड़े से वीक है, लेकिन दिक्कत की बात यह भी है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा महंगा है और NBFC स्पेस में शायद सबसे महंगा स्टॉक है, क्योंकि मैं FY27 फॉरवर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स प्राइस टू बुक चल रहा है और इसी के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक में बड़ी गिरावट नजर आएगी। ऑल राइट, चलिए शुक्रिया आप आशीष। तो ये आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे। मीनवाइल मार्केट डे लो पर आ गया है, अब 25,500 के अब हम नीचे 25,490 पर ट्रेड कर रहे हैं। एकदम डे लो पर हैं हम इस समय। बैंक निफ्टी भी वीकनेस के साथ ट्रेड कर रहा है, 57,700 के नीचे आ गए हैं अब हम। तो दिक्कत है थोड़ी सी मार्केट में इस समय। इस शो को यहीं समेटेंगे और इसके बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन, आप पे काफ़ी सवाल होंगे कंचन के साथ। देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन बस थोड़ी सी देर में।